अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगी। अच्छा जी, आज हम जो है बिल्कुल अपना स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट जे सीरीज़ को। नेक्स्ट जे सीरीज़ की बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट जो क्लासेस के अंदर चल रहा है सिर्फ वही पढ़ा दें, वही रिवाइज़ करवा दें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्रिएट करना नहीं आ रहा, फोल्डर किस तरह से क्रिएट होंगे, हम अपना प्रोजेक्ट किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फाइल्स का समझ में नहीं आ रहा, कौन सा एरर आ रहा है, कौन सा एरर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सीरीज़ अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ी बिज़ी भी थी तो इसलिए भी सीरीज़ स्टार्ट करने में लेट हो गई। प्लस मुझे ख़ुद भी टाइम नहीं मिल पा रहा, अपनी स्टडीज़ थोड़ी सी टफ़ चल रही हैं, थोड़ा सा मेरा ख़ुद का फोकस भी ज़्यादा है स्टडीज़ की तरफ। तो मैं ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं जिनके अंदर कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो जो चीज़ें मेरी क्लियर होती जाएंगी, तो हमेशा से आप लोगों से वादा रहा है कि जो जो चीज़ें मेरी क्लियर होती जाएंगी वो मैं आप लोगों की क्लियर करती जाऊँगी। जो जो चीज़ें मुझे आती जाएंगी मैं सीखती जाऊँगी, वो आप लोगों को भी सिखाती जाऊँगी। तो ये वादा तो शुरू से ही है और मैंने अपना वादा निभाना भी है आप लोगों के साथ। तो इसीलिए इस सीरीज़ को जो है भाई वो स्टार्ट करने लगी हूँ मैं, अल्लाह का नाम लेके। देखते हैं अल्लाह ताला मेरा और आपका साथ देने वाला है और हमें कामयाब करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी हमें अपना कोई भी नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट अगर बनाना है या नेक्स्ट जेएस के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है कि आपने जी आके यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आप मैनुअली कहीं पर भी आकर एक फ़ोल्डर बना लीजिए। ठीक है, आपने ये एक फ़ोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर 4 के नाम से मेरे पास देखें ये फ़ोल्डर बन चुका है। ठीक है, मैंने इसको दे देना है कोई भी नाम। मैं इसको दे देती हूँ भाई नेक्स्ट सीरीज़ का नाम दे देते हैं। दैन इसको मैं कर लेती हूँ ओपन। ओपन करने के बाद अब मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आपको बता रही हूँ, दोनों तरीक़ों से ही आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास तरीका है वो क्या है, बिल्कुल बेसिक सा कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे आके लिखूँ भाई CMD। और CMD करने के बाद मैं जो है चली जाऊँगी अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे आके लिख दूँ अपनी जो मेरी क्रिएट करना है, मुझे अगर अपना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लेट्स सपोज़ मुझे अपना नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे NPX क्रिएट। उसके बाद मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, सॉरी। तो ये मेरा जो है टर्मिनल ओपन हो चुका है, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आके सिंपली मुझे एक जो है कमांड चलानी है। मैं लिखूँगी NPX क्रिएट और उसके बाद मैं लिखूँगी नेक्स्ट -app@latest। ठीक है, ये कमांड है जो मुझे चलानी है, ये कमांड मैंने लिख दी। इसके बाद मैं इंटर करूँगी। इंटर करने के बाद क्या होगा, ये मुझसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। ठीक है, ये बोलेगा कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताएं कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम, इसकी देखिए थोड़ी सी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर तरह की। जिस तरह से हमारे पास हर चीज़ के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट का फ्रेमवर्क है इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, रिएक्ट वगैरह के भी। इसके अंदर क्या है कि भाई आप जो है नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, प्लस आप जो है वो कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो है बीच में गैप नहीं दे सकते। अगर आपको गैप देना है तो आपने हाइफन यूज़ करना है या अंडरस्कोर यूज़ करना है। ठीक है, तो थोड़े से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेट सपोज़ कि मुझे भाई यहाँ पे नाम रखना है, यहाँ पे देखिए इसको डेमो के तौर पे भी जो ये आपको दे रहा है ना माई ऐप, आप चाहें तो इसको भी इंटर कर सकते हैं। ये माई ऐप को ही आपका प्रोजेक्ट नेम जो है वो कंसीडर कर लेगा। ठीक है, अगर आपको इसको कोई नाम देना है तो आप इसको दे सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं भाई प्रोजेक्ट 1 कह सकते हैं आप इसको। अब देखिए मुझे प्रोजेक्ट और 1 के बीच में गैप देना था तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँगी, देखिए मैंने स्पेस को ख़त्म किया तो ये चल गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देती तो मेरे पास जो है ये मुझे एरर शो कराता। ठीक है, तो मेरा ये स्पेस ख़त्म हुआ, देन मैंने इंटर किया तो ये प्रोजेक्ट 1 जो है ये मेरे पास आ गया। अब ये मुझसे कुछ सवाल करेगा। सवाल में सबसे पहला सवाल जो है वो मुझसे ये करेगा कि भाई क्या आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो हाँ भाई करना चाहते हैं, यस आ गया। फिर उसके बाद अब ये कह रहा है सेकंड सवाल में, वुड यू लाइक टू यूज़ स्लाइन। स्लाइन क्या है, हमारे पास एक तरह की फाइल डायरेक्टरी है जो क्या करती है, हमारे एरर्स को हैंडल करती है। ठीक है, तो भाई इसको भी हम यस कर देते हैं। उसके बाद ये हमसे सवाल कर रहा है कि आप टैलविंड CSS को यूज़ करना चाहते हैं। अगर मुझे करना है तो मैं यस करूँगी, अगर नहीं करना तो मैं नो करूँगी, क्योंकि हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम टैलविंड CSS को ही पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए हम इसको यस कर देंगे।
अब चौथा सवाल हमसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, वो जो लाइक टू यूज़ सोर्स डायरेक्टरी। अब सोर्स डायरेक्टरी का मतलब क्या है? सोर्स डायरेक्टरी का मतलब ये है कि अगर आप इसको येस करते हैं तो ये सारी की सारी फाइल्स को एक सोर्स डायरेक्टरी के अंदर रैप करके दे देगा। और अगर आप इसको नो कर देते हैं, ठीक है, अगर आप इसको नो कर देते हैं तो सोर्स डायरेक्टरी नाम का जो फोल्डर है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद नहीं होगा। आपकी फाइल सारी ओपनली जो है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी। तो भाई मुझे सोर्स डायरेक्टरी चाहिए, क्योंकि मैं सोर्स डायरेक्टरी मैं चाहती हूँ कि जब हमारे पास कोई डायरेक्टरी आ जाती है ना, तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है सोर्स डायरेक्टरी के अंदर मेरी सारी मेन चीज़ होंगी। मुझे पता है कि अगर मुझे कोई मेन चीज़ जो है अपडेट करनी है या उसके अंदर कुछ एडिशन करनी है तो मैं कहाँ कर सकती हूँ? अपनी सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाके कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं रैप करूँगी, तो मैंने इसको भी भाई येस कर दिया। अब ये आपसे कह रहा है कि आप ऐप राउटर्स यूज़ करेंगे, यानी अपनी ऐप के अंदर राउट्स को यूज़ करेंगे। राउट्स हम किस तरह से समझ सकते हैं? राउट्स हमारे पास इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास हम अपनी HTML CSS की वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब हमें एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के अंदर नेविगेट करना होता है, वहाँ पे हम क्या बना रहे होते हैं? हम फाइल्स बना रहे होते हैं। फाइल्स पे हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसे सोर्स देते हैं और फिर हम नेविगेट करवाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी फ़ाइल के अंदर नेविगेट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल्स नहीं बनाते, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? राउट्स बनाते हैं। और राउट्स का मतलब क्या? सिंपल रास्ता। हम रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ से अब मुझे यहाँ ले जाओ, यहाँ से अब मुझे यहाँ ले जाओ। तो क्या मुझे अपने प्रोजेक्ट में राउट्स को यूज़ करना है, तो मैं इसको भी येस कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपोर्ट एरियाज क्या है? इंपोर्ट एरियाज के लिए मतलब ये है कि ये जो कस्टम डिफ़ॉल्ट है ना, वो ये वाला है। अगर आपको ये वाला यूज़ करना है कोई भी इंपोर्ट करते हुए राइम को, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप इंपोर्ट करते हुए जब भी आप कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो आपको अगर ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना है तो आप इसे येस कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। तो भाई मैं इसको कर रही हूँ नो, ठीक है। अब मैंने अपना ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने दे दिया है। अब मेरी यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी इंस्टॉलेशन में टाइम लेगा, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल होगा। सारी चीज़ें जो चीज़ें मैंने इसे बताई हैं वन बाय वन, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास जो है वो इंस्टॉल होंगी, जिसके अंदर रिएक्ट होगा, रिएक्ट डॉम होगा, नेक्स्ट होगी, टाइप स्क्रिप्ट होगी, नोड होंगे, टाइप रिएक्ट होंगे, रिएक्ट डॉम, पोस्टेस, ये सारी डिपेंडेंसीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। ये सारी की सारी मेरे पास इंस्टॉलेशन होगी। तो ये जब तक कि इंस्टॉलेशन हो रही है, इसको हम यहाँ से करते हैं मिनिमाइज़। और ये देखें, ये मेरा प्रोजेक्ट 1 वाला फोल्डर जो है वो बन गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा है। चलें पहले इसको ही एक को पूरा होने दें, देन फिर हम दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है भाई वो हो चुका है। अब हम यहाँ से सिंपल अपने VS कोड के अंदर जा सकते हैं। VS कोड में जाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले हम यहाँ से जा सकते हैं डायरेक्ट, कैसे? हम लिखेंगे भाई कोड स्पेस डॉट, जो तरीका हमारे पास है, और हम चले जाएंगे अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। अब भाई हम अपने VS कोड के अंदर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट 1 वाला फोल्डर भी नज़र आ रहा है आपको। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं जो है इसके अंदर खोल के देख लेती हूँ। ये देखें मेरे पास ये सारी फाइल्स आ गई हैं। फाइल्स के अंदर मेरे पास tsconfig की फ़ाइल आती है, पता है, tailwind.config की फ़ाइल है, रीडमी फ़ाइल है, पोस्टेस की है, और इसके अलावा package.json है, package.log.json है, next config की फ़ाइल है, next environment की है, git ignore की है, sling की है, ठीक है। और सोर्स डायरेक्टरी, मैंने देखें सोर्स डायरेक्टरी को सिलेक्ट किया था, इसलिए मेरे पास सोर्स डायरेक्टरी के अंदर मेरी मेन फाइल्स हैं, जिसके अंदर मेरे पास एक फॉन्ट्स का जो है वो क्या पड़ा हुआ है भाई, एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मेरे पास जो है ये कुछ फाइल्स हैं, और साथ में मेरे पास कुछ आइकन्स पड़े हुए, ठीक है। global.css की फ़ाइल है, जिसके अंदर सारा CSS लिखा हुआ होगा। देन फिर उसके बाद मेरे पास लेआउट की फ़ाइल है, ठीक है। लेआउट की फ़ाइल के बाद मेरे पास पैकेज की फ़ाइल है, सॉरी page.tsx है, और ये ही मेरी मेन फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैं सोर्स डायरेक्टरी को बंद कर लेती हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब इतना सारा कोड मैंने तो नहीं लिखा भाई, ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आया है, ठीक है। अब मैं अगर इस कोड को चला कर देखना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि भाई ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये मुझे नज़र आए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपल जाऊँगी अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल में जाने के बाद मैं क्या करूँगी, टर्मिनल में जाने के बाद इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, इसको जूम करते हैं ताकि मैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ
वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं और जो समझाना चाह रही हूँ वो समझा सकूं। अच्छा जी, हमारे पास जब हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल रन करते थे तो हमारे पास कमांड होती थी TSC और फिर आगे फ़ाइल का नाम और फिर उसके बाद नोड main.js। इसको जब हमें चलाना होता है तो भाई इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं npm run dev। ठीक है, हम लिखते हैं npm run dev और जैसे ही हम इसको इंटर करते हैं तो भाई हमारे पास क्या होता है, ये देखो ये हमारे पास जो है एरर आ गया। ये वाला एरर बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है और ये वाले एरर का मसला और रीज़न नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या एरर का मसला क्या। तो एरर का मसला ये है कि भाई देखें क्या कहा जा रहा है, कुड नॉट रीड पैकेट डॉट जैसन एरर, नॉन नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन। ठीक है, आपने जो अपनी सोर्स खोली हुई है इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन नाम की इसको कोई भी फाइल नहीं मिल रही है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल नहीं मिल रही तो इसलिए ये डेव को कैच नहीं कर पा रहा। अब बात ये आती है कि भाई ये डेव है क्या, तो आते हैं अपने पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे आके चेक करते हैं स्क्रिप्ट को। तो ये देखें भाई ये था डेव। ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट है ये डेव जिसको हमने चलाना है। ठीक है, हम स्क्रिप्ट में ही तो लिख रहे होते हैं ना, हम अपनी TS के अंदर स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, हम अपने JS के अंदर स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट किसके अंदर लिख रहे हैं भाई, डेव के अंदर लिख रहे हैं, इसको हमें चलाना है। अब मसला ये है कि यहाँ तो डायरेक्टरी को भाई पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल ही नहीं मिल रही, तो पैकेज डॉट जेसन की जब फाइल नहीं मिल रही तो वो डेव को रन कैसे करेगा, इसीलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने का जो आसान सा तरीका है वो क्या है कि भाई आपने अपने टर्मिनल पर आना है। ये सिंपल आपसे ये कह रहा है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद नहीं हैं, अभी आप अपनी सोर्स डायरेक्टरी जो है वो आप अभी यहाँ मौजूद हैं, आपको इसके अंदर जाना है। ठीक है, आपको यहाँ आना है, आप अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, आप अभी यहाँ मौजूद हैं। इस स्टेप पे खड़े में आपको एक स्टेप और अंदर जाना है। तो एक स्टेप और अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम लिखेंगे CD स्पेस और अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है project1। तो मैंने लिख दिया भाई project1, इंटर करूँगी। तो अब देखें मैं जो है वो कहाँ गई हूँ, project1 के अंदर आ गई हूँ। पहले मैं कहाँ थी, नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर थी और अब मैं project1 के अंदर हूँ, यानी कि अब मैं एक स्टेप अंदर जा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ इंटर हो चुकी हूँ। अब मैं यहाँ इंटर होने के बाद अब अगर मैं चलाऊँगी npm run dev तो अब मेरा ये कोड जो है वो रन कर जाएगा। ठीक है, ये देखें भाई रन हो गया, कोई मसला नहीं। इसने मुझे दे दिया एक लोकल होस्ट, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से करूँगी कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे करती हूँ पेस्ट और चला कर देखते हैं कि भाई हमने तो कुछ लिखा नहीं, इतना कुछ लिखा हुआ क्या है। तो जी ये हमारा लोकल होस्ट, तो भाई ये था हमारे पास, ये सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, ये था ये सारी चीज़ें थी हमारे पास जो हमारे पास लोकल होस्ट ने चला दिया। अच्छा जी, ये तो बात सही है, समझ में आ गई। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रोजेक्ट बनाने के 2 तरीके बताने वाली हूँ, तो ये तो हो गया एक तरीका। हमने ये भी देख लिया कि कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं CMD से जाके, और हमने ये भी देख लिया कि भाई प्रोजेक्ट को हम किस तरह से रन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल सा एक तरीका। अब एक काम करते हैं, स्टार्ट से अगेन स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर सिंपल डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर बना के हम अंदर आएँ। ठीक है, भूल जाइए यहाँ पे कोई फ़ोल्डर है, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, मुझे कोई मसला ना हो वरना तो नॉर्मली दे रहा होता है। चलें इसको मिनिमाइज़ करते हैं जब तक ये डिलीट हो रहा है। ठीक है, मेरा फ़ोल्डर यहाँ से हो गया डिलीट। सिंपल जो मैंने अपनी नेक्स्ट सीरीज़ का फ़ोल्डर बनाया मैं उसके अंदर आ गई और उसके अंदर आने के बाद यहाँ से मैं डायरेक्ट जा रही हूँ पहले VS कोड के अंदर। तो मैं चली गई भाई ओपन विथ कोड। ठीक है, मैं आ गई अपने कोड के अंदर। ओके, कोड के अंदर आने के बाद इसको इग्नोर कर दीजिए, अभी समझेंगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आ गए जहाँ पे हम थे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद सेम वही कमांड मैं यहाँ चलाऊँगी अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल को यूज़ करने की आदत हमारी पुरानी है, तो यहाँ पे कमांड चलाना इतना ऑफर्ट नहीं लगता जितना मुझे CMD पे लगता है। तो मैं यहीं से आके क्रिएट करती हूँ और मुझे ये आसान तरीका भी लगता है। सिंपल मैं यहाँ पे आके वही कमांड लिखूँगी, npx create next -app@latest। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं प्रोजेक्ट नेम इसको यहीं पर भी दे सकती हूँ, चाहूँ तो मैं प्रोजेक्ट नेम इसको बाद में भी दे सकती हूँ, यानी कि इसके क्वेश्चन पूछने का इंतज़ार करूँ। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम प्रोजेक्ट नेम, अब एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट नेम को हम कैपिटल से लेकर देखते हैं, देखते हैं हमें क्या कहता है प्रोजेक्ट, और इसको हम करते हैं 1। ठीक है, P मैंने कैपिटल रखा है, एंटर करते हैं।
तो इसने भाई दे दिया मुझे एरर, ठीक है, इसने दे दिया एरर। एरर ये क्या दे रहा है, नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर से आप अपने प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिख सकते। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिखा npx क्रिएट, अगेन मैं वही कमांड लिखूँगी, नेक्स्ट ऐप @ लेटेस्ट। अब आपको दूसरा एरर जो मैंने स्पेस का बताया था, तो मैं करती हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट स्पेस 1, अब इंटर करते हैं, अब चल रहा है। तो भाई ये स्पेस तो ले लेता है, ठीक है, तो स्पेस वाली कहानी जो थी वो गलत थी, मेरी भी नोन में नहीं थी ये बात, लेकिन स्पेस ये ले लेता है भाई, तो इसने स्पेस ले लिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब सेम इसने वही सवाल हमसे पूछने, तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, जल्दी जल्दी इसको यस कर लेते हैं, ठीक है, और राउट्स को भी और इसको नो कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपली वही हमारे पास जैसे हमारे पास इंस्टॉलेशन वगैरह होनी थी, सेम वही काम हमारे पास अब यहाँ होगा हमारे टर्मिनल के अंदर, ठीक हो गया, टर्मिनल के अंदर हो गया। टर्मिनल के अंदर होने के बाद सेम वही वाला स्टेप हम जो है रिपीट करेंगे। कौन सा स्टेप था हमारे पास, वही अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि हम अभी भी जो हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्ड होगा और ये हमारा प्रोजेक्ट डेवलप होकर हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो हम अभी भी अपने प्रोजेक्ट के समझे गेट पे खड़े हैं, हमें उस गेट से अंदर जाना है, यानी कि हमें दरवाज़ा खोल के उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो उसके लिए अंदर जाने के लिए हमें अगेन क्या चलाना पड़ेगा, CD चलाना पड़ेगा, हमें CD लिख के अपने प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं कि भाई देखें, स्पेस वाली जो बात मैंने आपसे की थी वो गलत नहीं थी, वो सही थी। यहाँ देखें मैंने 1 लिखा ज़रूर है, बट यहाँ पे मेरे पास 1 शो नहीं हो रहा, मेरे पास सिर्फ प्रोजेक्ट शो हो रहा है, 1 शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यानी कि स्पेस आप नहीं दे सकते, ये बात मेरी सही थी। अगर आपको स्पेस देना है तो आप -1 दे सकते हैं, बीच में _1 दे सकते हैं, तो फिर ये आपको एरर नहीं देगा। इसने यहाँ पे एरर तो नहीं दिया, बट इसने इस 1 को इंक्लूड भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में। तो ये एक बात जो है ये भी क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन हो रही है, इसकी इंस्टॉल होगा। ये इंस्टॉल होने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, इसका वेट करना है इंस्टॉल होने का, और इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारा भैया इंस्टॉल हो गया। अच्छा, पता कैसे लगेगा कि हम सही जगह पर हैं या नहीं, पता ऐसे लगेगा कि हम यहाँ देखेंगे अपनी डायरेक्टरी कि हमारी डायरेक्टरी यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी आ रही है या नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पर अभी npm run dev चलाऊँ तो ये मुझे सेम वही वाला एरर देगा कि भाई आप अपनी फ़ाइल के अंदर मौजूद नहीं हैं, ठीक है, इसको package.json की फ़ाइल नहीं मिल रही। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगी CD और अपने प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, तो मैंने लिखा CD और प्रोजेक्ट, और अब देखें मैं प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर npm run dev करूँगी तो अब ये चल जाएगा, अब इसको कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन इसने मुझे वही लोकल होस्ट दे दिया है, इसको मैं रन करूँगी तो ये सेम मुझे वही वाला इंटरफेस दिखाएगा जो इंटरफेस था। तो आई होप कि यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा, ये वाले एरर का भी समझ में आ गया होगा कि ये एरर क्यों आता है, इसकी क्या रीज़न होती है, कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, किस तरह से हम अपनी फ़ाइल के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारे काम तो हो गए। अच्छा, अब ये तो भाई हमारा चलो यहाँ तक का काम था। अब लेट सपोज़ कि मैंने ये सारा काम कर लिया, काम वाम करने के बाद अब मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ से अपने VS कोड को कर दिया भाई बंद, ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब अगेन मुझे उसी प्रोजेक्ट में जाना है, तो मैं अगेन उस प्रोजेक्ट में कैसे जाऊँगी, उस पर अगेन जाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं आऊँगी अपने इस फोल्डर में, फिर मैं आऊँगी इस फोल्डर में, और जहाँ मेरे पास ये सारी फाइल्स मौजूद हैं, अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करके जाऊँगी अपने VS कोड के अंदर, तो मैं डायरेक्टली इसी सोर्स डायरेक्टरी के साथ इसी फोल्डर के साथ ओपन हो जाऊँगी। ये देखें मेरे पास ये सारी फाइल्स आ गई, और मैं अगर टर्मिनल पे चला कर देखूँ तो मेरे पास प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ बता दी, इसके बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मरतबा डिटेल वीडियो ज़रा इसके ऊपर भी बना दें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, पहले भी मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था, आज भी बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, page.tsx के अंदर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, लाइन नंबर 5 पे आके इस डिव को कर देना है बंद, और यहाँ से इस कोड को कर देना है भाई आपने कट, ठीक हो गया। अब अगर आप इस सिंटेक्स को देखें तो भाई ये सिंटेक्स है, यहाँ पे हम इमेज का कोई यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसको हटा देते हैं, आसान करते हैं फाइल्स को समझना, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो भैया ये क्या है हमारे पास, तो अगर हम देखें तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये सिंपल हमारे पास क्या है, हमारा एक टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसको हम क्या कर रहे हैं भाई, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक होम नाम का फंक्शन है जो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, इसको हम एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। कहाँ यूज़ कर सकें, जहाँ पे अपने जिस सिंटेक्स के अपने जिस जगह पे हमें ये चाहिए वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकें। और इसको यूज़ करने का तरीका क्या होगा, जब हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे भी हमें इसको यूज़ करना है वहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये तरीक़ेकार हम कर क्यों रहे हैं भाई, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई इसको एक्सपोर्ट करने की। इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ गई कि हम इसको रीयूजेबल बना सकें, यानी कि हमें एक ही कोड बार बार 10 जगह पे ना लिखना पड़े, बल्कि हम इसको क्या कर दें, हम इसको रीयूजेबल बना दें। हम इसको यहाँ से उठाएं और जहाँ चाहें वहाँ पर रख के इसको हम यूज़ कर लें। तो भाई इसलिए हम जो है इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी हमें इसको यूज़ करना होगा वहाँ सिंपली हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात हो गई। अब बात करते हैं ये भाई TSX क्या है। हमने JS पढ़ा है, हमने TS पढ़ा है, हमने HTML पढ़ा है, हमने CSS पढ़ा है। अब ये TSX क्या है। TSX तो कुछ नई सी मतलब वो लग रही है एक्सटेंशन, ये क्या चीज़ है भाई। तो ये हमारे पास सिंपली इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि TSX हमारे पास एक ऐसी एक्सटेंशन है जो हमें क्या देती है, इस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि हम टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर HTML लिख सकते हैं। यानी कि ये मेरा टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है। नॉर्मल जब मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रही होती हूँ तो क्या मैं उसके अंदर अपनी HTML लिखती हूँ, नहीं लिखती। क्यों, क्योंकि वो उसकी परमिशन ही नहीं देता। जब हम TS की फ़ाइल बनाते हैं तो TS की फ़ाइल के अंदर हम कभी भी HTML को नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम TSX की एक्सटेंशन लगा के हम टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, अपना HTML लिख रहे हैं। तो HTML लिखने की वजह से ये वाला जो हमारे पास एक तरह से सिनेरियो है कि हम टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर अपना HTML लिख रहे हैं, इसके लिए हम TSX की एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे TSX लिखते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे भाई मैंने आपसे कहा कि हम इसके अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, कुछ HTML लिख सकते हैं। अच्छा, इसके भी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो क्या है, लेट्स सपोज मैंने भाई एक H1 टैग लिया और मैंने कहा कि यहाँ पे लिख दो भाई हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा दिल चाहा कि भाई मैं एक P टैग भी ले लूँ और P टैग के अंदर भी मैं इसके अंदर कुछ लिख दूँ भाई, दिस इज़ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अच्छा, ये क्या मसला हो गया भाई, इसने तो मुझे एरर दे दिया। अभी तो मैं कह रही थी कि हम इसके अंदर जो है HTML लिख सकते हैं, HTML लिखने पे ये हमें एरर नहीं देगा, पर ये तो हमें HTML लिखने पर एरर दे रहा है। ये क्या मसला है, ये हमें HTML लिखने पर एरर क्यों दे रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है। वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि भाई आप इसके अंदर HTML तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप एक ही पेरेंट एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये पेरेंट एलिमेंट क्या है, पेरेंट एलिमेंट मीन्स कि आप कोई एक बेसिक एलिमेंट बना लें और उसके अंदर आपको अपने जितने एलिमेंट ऐड करने हैं आप उतने सारे एलिमेंट उसके अंदर रख के लिख सकते हैं। आप एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। H1 एक अलग एलिमेंट है, P एक अलग एलिमेंट है। अगर मुझे कुछ इस तरह से लिखना है कि भाई मुझे H1 भी लिखना है, मुझे P भी लिखना है, मुझे इनपुट टैग भी देना है, मुझे बटन को भी यूज़ करना है, मुझे फॉर्म को भी यूज़ करना है, मुझे टेबल को भी यूज़ करना है, तो इन सबको उठा के मुझे रैप करके किसके अंदर रखना पड़ेगा, एक पेरेंट टैग के अंदर रखना पड़ेगा। अब पेरेंट टैग के अंदर रखने के लिए हम दो तरीके इख्तियार कर सकते हैं। या तो हम भाई इसके अंदर एक डिव टैग दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन डिव हो गया। अब इस मेन डिव के अंदर मैं जितने चाहूँ उतने टैग दे दूँ, ये मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ख्याल किस बात का रखना है कि जो भी कुछ मैं लिखूँगी वो मैं इस डिव के अंदर लिखूँगी। अगर मैं इस डिव से बाहर आके एक और डिव बनाऊँगी तो भाई ये मुझे दे देगा अगेन वही वाला एरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट टैग लेता है। एक पेरेंट टैग लेके आप उसके अंदर चाइल्ड लिख सकते हैं उसके, ठीक है, लेकिन पेरेंट टैग जो होगा वो एक ही होगा। अच्छा, एक तो हमारे पास हो गया डिव। अगर आप डिव नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसको सिंपल इस तरह से करके भी एक पेरेंट टैग दे सकते हैं जिसके अंदर आप कुछ ना लिखें, ठीक है। आप कुछ भी ना लिखें, आप सिंपल एक पेरेंट टैग बना दें और इसके अंदर भाई आप अपना काम कर लें। जैसे कि मैं क्या कर रही थी भाई, मैं H1 दे रही थी, H1 के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख रही थी, तो मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मेरा दिल चाहा कि भाई मैं अपने आप को भी, पहले मैं पाकिस्तान को भी हेलो कर लूँ, तो भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो पाकिस्तान।
उसके बाद भाई मेरा दिल चाहा कि मैं इसके अंदर कुछ पी टैग भी यूज़ कर लूँ, तो मैं सिंपल इसको कह देती हूँ दिस इज़ आ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक हो गया, ये हो गया भाई। तो ये मैं कर सकती हूँ। अब इसके अंदर हुआ क्या, मैंने एक पी टैग यूज़ किया, एक H2 टैग यूज़ किया, एक H1 टैग यूज़ किया, और इसने मुझे कोई एरर भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहाँ रखा है, इस पेरेंट टैग के अंदर रखा है। अब इस पेरेंट टैग के अंदर मैं जितने चाहूँ उतने एलिमेंट्स दे सकती हूँ, जितने चाहूँ उतने टैग यूज़ कर सकती हूँ, ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा रन भी करके देख लेती हूँ भाई कि हमें रन किस तरह से करवा रहा है। तो हम सिंपल आएंगे npm रन डेव, और भाई ये हमारे पास कुछ लोकल होस्ट देगा हमें, हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसको करेंगे भैया पेस्ट। तो कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये क्या हो गया, क्या पेस्ट हो रहा है, ये हमारा लोकल होस्ट कॉपी नहीं हुआ है शायद, अगेन आना पड़ेगा भाई, वापस आओ। ओके, इसको कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करके यहाँ आते हैं, यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, इंटर करते हैं और चेक करते हैं। तो जी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ओपन हो जा भाई जल्दी से। लोडिंग हो रही है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। ओके, तो ये देखें भाई, ये हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा था वो हमारे पास आ गया। हेलो वर्ल्ड भी आ गया, हेलो पाकिस्तान भी आ गया, दिस इज़ अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ये भी आ गया। तो ये सारा काम तो हमारा हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि भाई जैसे हम अपने HTML लिखते हैं, तो HTML के अंदर हम जो अपना मेन पेज बना रहे होते हैं वो हम index.html से बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें इंटरफेस दिखाना है अपना, ठीक है, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आए, तो उसके लिए हम कौन सी फ़ाइल बनाते हैं, page.tsx की फ़ाइल बनाते हैं, और ये नाम कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमारा जितना भी कोड होता है, हम जो भी कुछ लिखते हैं, जो भी हमें डिस्प्ले पे नज़र आता है, वो हमारा कहाँ होता है, page.tsx की फ़ाइल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारी page.tsx की फ़ाइल है जिसके अंदर एक होम नाम का फंक्शन बना हुआ है, और होम नाम के फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, हमने एक फंक्शन के अंदर कुछ टाइप HTML जो है वो लिखी हुई है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिंपल सा है। इसको हमने रन भी करके देख लिया, हमारे पास आउटपुट भी आ गया। अब अगर हम इसको कुछ स्टाइल वगैरह देना चाहें तो भाई हम इसको स्टाइल दे सकते हैं। हम इसको स्टाइल कैसे दे सकते हैं, हम सिंपली इस टैग के अंदर क्लास नेम लगा सकते हैं। नहीं, पहले मुझे इसको कुछ बनाना पड़ेगा, इस टैग को कोई नाम देना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको डेव का नाम दे देती हूँ, इस पेरेंट टैग को मैं डेव का नाम दे देती हूँ, इसको भी मैं लिख देती हूँ भैया डेव। और ओके ओके ओके, और यहाँ पे अब मैं दे देती हूँ क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी टैलेंट से CSS लिखने वाली हूँ। तो भाई मैं कह देती हूँ कि मेरा BG कलर जो है वो कैसा होना चाहिए, मेरा BG होना चाहिए भैया, इसको ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं टेक्स्ट कर लेती हूँ कि भाई वाइट होना चाहिए, टेक्स्ट को मैं कर देती हूँ वाइट, ये वाला कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट येलो 50 होना चाहिए, साथ में मैं इसको अलाइन भी कर देती हूँ। तो मैं कह दूँगी कि भाई टेक्स्ट मेरा जो है वो होना चाहिए सेंटर में होना चाहिए। साथ में मैं इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी बड़ा कर सकती हूँ, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि फ़ॉन्ट मेरे पास जो है वो कितना होना चाहिए, 40 पिक्सल होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं डिव को दे रही हूँ, तो डिव के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें, तो जो भी स्टाइलिंग है वो इन सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। मेरे H1 पे भी, H2 पे भी, P पे भी। अगर मैं चाह रही हूँ कि H1 मेरा अलग साइज़ का दिखे, H2 मेरा अलग साइज़ का दिखे और P मेरा अलग साइज़ का दिखे, तो इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली इनको आके स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, फॉन्ट को यहाँ से हटा देती हूँ और सिंपल मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट देती हूँ। भाई मार्जिन लेफ़्ट में इसको कह देती हूँ कि कर दो 40% कर देना भैया, और साथ में मैं इसको कह देती हूँ कि मार्जिन टॉप भी दे दो। तो मार्जिन टॉप में इसको बता देती हूँ कि कितना कर दो, 10 या 15 कर देते हैं, 15% कर देना, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या हुआ है, ये कुछ इस तरह से हो गया है। अच्छा, इसका BG कलर जो है वो सिर्फ इस डिव का ब्लैक हुआ है, बॉडी का नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल हम आ सकते हैं अपने global.css के अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास उल्टा हुआ है, तो हम इसको भैया क्या करते हैं, अपनी रूट डायरेक्टरी को
चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 171717 171717 और इसको आके हम कर देते हैं FFF। तो अब हमारे पास जो है ये कुछ अलग अलग सा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही साइड पे चला गया, तो इसको वापस से ले आते हैं जगह पे। कहाँ है भाई हमारी page.tsx। 40% बहुत ज़्यादा हो रहा है, 20% कर देते हैं। 20% पे ही हमारे पास सेंटर में आ जाना चाहिए। ओके, या ओके ये पूरी डिव है ना, ओके, तो इसको हमें मार्जिन देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारा पेरेंट टैग है। ठीक हो गया भाई, इसको बस हमने टेक्स्ट अलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा H1 अलग साइज़ का हो, H2 अलग साइज़ का हो और P मेरा कुछ अलग साइज़ का हो। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं करना मुझे, मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगी, क्लास नेम दूँगी। क्लास नेम देने के बाद भाई मैं इसको कह दूँगी फ़ॉन्ट साइज़। सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगी कि भैया आपका फ़ॉन्ट जो है वो होना चाहिए 40 पिक्सल। 40 से ज़्यादा करते हैं, बल्कि इसको 50 रखते हैं। ठीक है, मैंने इसको कहा कि फ़ॉन्ट आपका होना चाहिए 50 पिक्सल। चेक कर लेते हैं, तो H2 मेरा बड़ा हो गया होगा। अच्छा, ये क्या हुआ है भाई? एरर एरर एरर, किस बात का एरर आ रहा है? सिंटैक्स एरर की वजह से एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर कहाँ कर दिया मैंने? डेव 50% एम्प्टी। कहाँ दिया है मैंने तो डेव में कोई भी एरर नहीं दिया हुआ भाई। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ एरर दे रहा है। डेव क्लास नेम सब कुछ तो ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ओके। ये एरर था भाई हमारे पास, हमारा कोटेशन हट गया था। तो छोटे छोटे एरर्स भी जो है भाई वो माने रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास जो है फ़ॉन्ट नहीं हुआ, इसको हमें टेक्स्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद भी अभी भाई सीख रही हूँ, तो इसलिए गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट मेरा जो है भैया बड़ा हो गया। अब अगर मुझे इसको बोल्ड वगैरह करना है तो मैं इसको वो फ़ॉन्ट के ज़रिए कर सकती हूँ। मैं इसको कर दूँगी भैया फ़ॉन्ट को कर दो बोल्ड या एक्स्ट्रा बोल्ड, तो भाई ये हो जाएगा एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक हो गया, ये हो गया भाई हेलो वर्ल्ड। साथ में अब मुझे अगर पी को देना है तो एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, 70 करती हूँ। अब मुझे H2 को डिज़ाइन करना है। सिंपल, मैं लिखूँगी क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैं टेक्स्ट बताऊँगी इसको कि टेक्स्ट होना चाहिए मेरा, इसको कर देते हैं हम 50 पिक्सल। साथ में हम इसके फ़ॉन्ट को सिर्फ बोल्ड रखते हैं। फ़ॉन्ट हमारे पास बोल्ड आ रहा होगा यहाँ पे नीचे, ये रहा, इसको हम बोल्ड रखते हैं। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास बोल्ड हो जाएगा हल्का सा। और फिर हमें अपने पी टैग को भी थोड़ा सा स्टाइल करना है यार, इसने क्या बिगाड़ा है, तो इसको भी स्टाइल कर देते हैं थोड़ा सा। क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम देके इसको हम टेक्स्ट बताते हैं। इसका टेक्स्ट हम रख लेते हैं भैया 30 पिक्सल और साथ में इसको हम फ़ॉन्ट देते हैं सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो कहाँ है भाई? ये रहा हमारे पास सेमी बोल्ड। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह का आएगा। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसके टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई कि टेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए, हम इसको कौन सा कलर दे सकते हैं भाई? हम इसको दे सकते हैं ऑलिव कलर दे सकते हैं। ऑलिव पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं। कुछ कुछ कलर्स जो हैं वो इसके अंदर आना मुश्किल होते हैं। ऑलिव नहीं वर्क कर रहा भाई, तो हम येलो लिख लेते हैं, चलें कोई बात नहीं, हम इसको येलो कलर दे देते हैं। टेक्स्ट येलो हमारे पास आ गया, तो हम इसको भाई ये वाला कलर दे देते हैं येलो में। इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट पर्पल, दे के देखते हैं। टेक्स्ट पर्पल आ रहा है हमारे पास, तो इसको भैया हम दे देते हैं ये वाला पर्पल देते हैं। और ये जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड है इसको भाई कर देते हैं हम रेड। तो भाई इसको हम सिंपली कर देते हैं रेड, और रेड भी कौन सा वाला? ये वाला। ठीक हो गया, चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का भाई हो गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा हटा भी सकती हूँ, ना चाहूँ तो ना हटाऊँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल सा आज की हमारी छोटी सी मेरी एक कोशिश, जिसके अंदर मैं आप लोगों की कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह जो है वो दूर कर सकूं और कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को जो है वो समझा सकूं। तो छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी वीडियो को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर नहीं चलूँगी।
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो, समझना भी आसान हो और उसको यूज़ करना भी हमारे लिए आसान हो। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को लेके चलेंगे, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ना तो सब कुछ मिक्सअप होके खिचड़ी बन जाएगी और फिर समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आज की वीडियो को बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चीज़ों के साथ। इससे आगे हम देखेंगे कि भाई एक नए अगर हमें कोई नैप बार बनानी है तो हम नैप बार किस तरह से बना सकते हैं, उसको अगर हमें स्टाइल करना है तो हम उसे स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ से मार्जिन दे सकते हैं, कहाँ से पैडिंग दे सकते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर चीज़ें दे सकते हैं, किस तरह से हम अपने किसी नैप बार के अंदर लोगो लगा सकते हैं, किस तरह से हम जो है उसके अंदर अपने जो है वो टैग्स दे सकते हैं जिससे हम नेविगेट कर सकें। अगर हमें नेविगेशन करनी है एक जगह से दूसरी जगह तो वो कैसे कर सकते हैं, राउट्स क्या चीज़ होती हैं, कंपोनेंट्स क्या चीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आगे की वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जितना पढ़ाया है और जितनी कोशिश की है वो ईजी करके समझाने की कोशिश की है आप लोग की समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।